बात करने वाले हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, इसमें हम एक एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे कि इसमें क्या होता है, ये है क्या। ठीक है, कभी तो ये सेम लगते हैं, कभी डिफरेंट लगते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटम। एटम हमारा होता क्या है? एटम हमारा क्या होता है, जैसे कोई एक पूरा घर है। ठीक है, कैसे बना हुआ है, उसमें अलग अलग रूम्स हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पर, एक रूम के अंदर क्या है, 4 वॉल्स हैं। ठीक है, और 4 वॉल्स हमारी किससे बनी हुई है, ब्रिक से बनी हुई है। ठीक है, तो जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसका, तो किसी चीज को अगर हमें ब्रेक करना है, ठीक है, ब्रेक करते करते आप एक ऐसे पॉइंट पे आ जाते हो, फर्दर उसको ब्रेक आप कर ही नहीं पाते हो। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, एटम। ठीक है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उसको हम बोलते हैं एटम। अभी हम डेफिनेशन वगैरह सब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं तो एटम हमारा क्या होता है। ठीक है, अब एटम हमारे इतने छोटे होते हैं कि हमारे फ्री स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, जैसे हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, एटम जो है हमारे फ्रीली एग्जिस्ट कर ही नहीं पाते। ठीक है, लेकिन एक एटम दूसरे एटम के साथ जाके जुड़ सकता है। ठीक है, ऐसे ही एटम्स मिलेंगे, तो वो जब भी हमारे एटम्स एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो वो क्या बना लेंगे, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कभी भी एटम्स कंबाइन करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं ये दोनों, ठीक है, तो ये क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है हमारा, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। क्लियर है, इतना क्लियर है आप सबको? यस मैम। ओके, अब देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन का एटम है। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन का सिंगल एटम है, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो ये क्या करेगा, दूसरे एटम से जाके कंबाइन हो जाएगा। अब मान लो ये जाके एक और हाइड्रोजन एटम से कंबाइन हो गया, तो हमारा क्या बन गया, H2। ठीक है, अब जरूरी थोड़ी है कि हाइड्रोजन के एटम, जरूरी थोड़ी है कि हाइड्रोजन से ही कंबाइन होंगे, या कार्बन का कोई एटम है तो कार्बन से ही कंबाइन होगा, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। ठीक है, सपोज ये कार्बन का एटम था तो ये जाके कनेक्ट हो गया ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के 2 एटम के साथ, तो ये क्या आ गया हमारे पास, क्या मिल गया हमको, CO2। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हमने मर्ज किए, एटम इसके हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के, तो यहाँ पे क्या बना, H2। और ऐसे ही यहाँ पर हमने कार्बन का एटम ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ किया, 2 एटम के साथ किया, तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी H है, ये भी H है, तो ये सो हमारा ये क्या हो गया हमारा, H2, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। क्या बोल देंगे इसको, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अगर सेम मैम एटम से कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक कार्बन से अटैच है, एक ऑक्सीजन से। ठीक है, तो ये अलग अलग है, तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा पता चल रहा होगा कि एलिमेंट जो होता है हमारा, जब एक ही तरह के एटम्स आपस में मिलते हैं, कोई यूनिट फॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। लेकिन जब कोई अलग अलग एटम हमारे मिलते हैं और कोई कंपाउंड परफॉर्म करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जब हमारे एक जैसे ही कंपाउंड कंबाइन हुए तो एलिमेंट बन गया, और अलग अलग तरह के एटम्स हमारे कंबाइन होंगे तो वो क्या बन गया हमारा, कंपाउंड बन गया। कंपाउंड। अब हमें समझ में आ गया कि हमारे एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और कंपाउंड्स क्या होते हैं, समझ में आ गया। अब कभी कभी समझ में नहीं आता हमको ये एटम होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, 118 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, कितने एलिमेंट्स होते हैं हमारे यहाँ पर, हंड्रेड एंड 100। एटी ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे, हमारी आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी।
जैसे पीरियोडिक टेबल में हमारा क्या होता है, कैल्शियम, सोडियम, ठीक है, सिल्वर, कॉपर हो गया, या फिर हमारा आर्गन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमाइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जितने भी हमारे एटम्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, वो सारे क्या होते हैं, हमारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। अगर अब हम किसी एक एलिमेंट को, ऑक्सीजन के एक एलिमेंट को उठाएंगे सपोज, ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है। तो ऑक्सीजन के अलग अलग एटम यहाँ पर हमारे आके मिले हैं किसी पीरियोडिक टेबल में, तो उसने वहां पर आके ऑक्सीजन को बनाया है। ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग स्टेज वी विल कम वन, ये रहा आपका जो पैराग्राफ है ना, यहाँ पे था, वेट, यहाँ पर देखो कि जब हम किसी भी पार्टिकल के फर्दर ऐसी स्टेज में पहुंच जाते हैं जब उसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो कैसा एटम हो जाता है हमारा, इनविजिबल हो जाता है। ठीक है। आ गया समझ, जिसके पास हमारे न्यूक्लियस होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन के साथ ही हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। आ गया समझ में। यस मैम। गर्ल समझ में आ गया। यस मैम। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ लॉज के बारे में इसके। ठीक है। इसके दो लॉज होते हैं हमारे, कौन कौन से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा कौन सा होता है हमारा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है। पहले की बात करें जिसमें हमारा मास वर्ड आता है, तो इसमें हमारा क्या होता है, एक बेसिक सी चीज बोली जाती है, किसी भी मास को, एटम के मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हैं, इट स्टेट दैट mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। ठीक है। ये देखो यहाँ पर इसकी ये दी हुई है डेफिनेशन, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मार्क कर लिया। मैम ये किस चीज की डेफिनेशन है, मास ऑफ लॉ कंजर्वेशन? ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैम क्लियर, कहाँ? नहीं यस मिली। मैम। गुंजिता मिल गई। मिल गई मैम। ओके। अब ना तो हम यहाँ पे मास को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब सपोज कि हमारे पास कोई दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं, ए और बी, ठीक है, ये दो चीज कंबाइन करके हमें क्या दे रहे हैं, सी बना रहे हैं। अगर हम किसी ब्लॉक को, हम मान ले, इसको मान लेते हैं हम, ये 4 ग्राम का है, और इसको मान लिया हमने ये 6 ग्राम का है, 6 ग्राम। अगर ये 4 ग्राम है और ये 6 ग्राम है, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो सी हमारा कितने का मिलेगा, 10 ग्राम का मिलेगा। ठीक है, 4 + 6 10 हो गया, ये दोनों कंबाइन करके सी प्रोडक्ट बना रहे हैं ना। अब ऐसा तो नहीं है कि सी हमारा 9 हो जाएगा, ना ऐसा हो सकता है कि सी कंपाउंड जो हमारा है ये 11 ग्राम का हो जाएगा। नहीं, क्यों, क्योंकि वो ए और बी कंपाउंड से मिलकर बना है। ठीक है। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है। अब सेकंड लॉ हमारा क्या कहता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब ये लॉ हमारा क्या कहता है, जो भी चीज, जैसे कि कोई भी कंपाउंड है, उसका प्रोपोर्शन हमेशा सेम होगा। ठीक है। किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर, ठीक है, in a chemical substance the elements are always present in definite proportion by
मास। देखो ये रही आपकी डेफिनेशन, मिल गई। यस इन मैम। द थर्ड पैराग्राफ लास्ट लाइन, सपोज यहाँ पर आपके दो एलिमेंट्स आए, एच के और एक आया ऑक्सीजन के, तो H2O है। ठीक है, तो इसमें हमारे तीन मॉलिक्यूल्स हैं हमारे यहाँ पर, सॉरी एटम है, दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का। तो ये हमारा इसी फॉर्म में मिलेगा। अब यहाँ पर ऐसा तो नहीं है ना कि हाइड्रोजन का एक आ गया और ऑक्सीजन के दो आ जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल HO2, ऐसे तो नहीं लिख सकते हम इसको। तो वाटर का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, H2O। ठीक है, अब ये चीज हम आगे फर्दर डिटेल्स में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सपोज जैसे हमारा हाइड्रोजन है ना, इसका मास क्या होता है हमारा 1, एटॉमिक यूनिट क्या होती है इसकी 1। ठीक है, हाइड्रोजन हमारा 1 ही होता है, और जो हमारा ऑक्सीजन जो होता है वो हमारा क्या होता है 16। समझ में आ गया इतना। ये तो अब यार यहाँ पर करने हमें पड़। पता है कि हाइड्रोजन हमारा एक होता है और ऑक्सीजन हमारा 16, तो हाइड्रोजन हमारी दो होंगी और ऑक्सीजन एक होगा। एक। ठीक है, तो हाइड्रोजन एक है हमारा, हाइड्रोजन दो है हमारे पास, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, हाइड्रोजन इक्वल टू 1+1, और ऑक्सीजन हमारा एक ही है तो ऑक्सीजन को 16। तो क्या आ गया इसका रेशियो, 1 1 और 1 कितना हो गया हमारा 2, और रेशियो क्या हो गया 16। ऑक्सीजन का 16 है तो 16। तो ये किसके हैं, हाइड्रोजन के, और ये किसके हैं हमारे ऑक्सीजन के। तो ये क्या आ गया हमारा 2:16। ठीक है, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 1:8। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे हमारा 9 ग्राम्स ऑफ वाटर है, तो यहाँ पर हमारा 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, सो ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 18 ग्राम। ठीक है, आप सिंपली इसको ऐसे कर सकते हो, जैसे आप अपने लिए क्या बना रहे हो, लेमन जूस बना रहे हो। ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसमें लेमनेड तैयार करने के लिए उसमें नींबू डालते हो और आधा चम्मच चीनी डालते हो। ठीक है, अब जैसे आपका कोई और सिबलिंग्स आ गया या कोई और फैमिली मेंबर आ गया कि मेरे लिए भी बना दो, तो उसमें आप क्या करोगे, उस चीज को डबल कर दोगे उसमें। जैसे पहले आप 1 गिलास बना रहे तो आप कितना बनाओगे, 2 गिलास। दो। तो हमने क्या किया, उसको प्रपोर्शन फिक्स किया कि भाई हमारा 1 ग्लास वाटर लिया जाएगा। ठीक है, 1 ग्लास वाटर लिया जाएगा प्लस हाफ लेमन लिया जाएगा और 1 स्पून शुगर ली जाएगी। अब जैसे इसको डबल करना है तो इसको क्या कर देंगे, इस सब जगह इसको क्या कर देंगे हम, इंटू 2 कर देंगे, इसको भी इंटू 2 कर देंगे और इसको भी इंटू 2 कर देंगे सबको। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे किया था कि 9 ग्राम है, तो 9 ग्राम में हमने यहाँ पे डबल कर दिया। ठीक है, आगे समझ में। यहाँ पे जैसे 9 का यस। 8 आ रहा था तो इसका हमने डबल कर दिया, तो ये कितना हो गया यहाँ पर, यहाँ पे 8 का 16 हो गया, 1 का 2 हो गया और 9 ग्राम का 18 ग्राम हो गया। क्लियर। अब हम बात करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। अब हमारे एक डाल्टन साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी दी थी। उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी, वो क्या थ्योरी दी थी उन्होंने, कोई बता सकता है। उन्होंने थ्योरी दी थी हमारी कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटम। जितने भी मैटर है हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको हम एटम बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, हमने मान लिया कि छोटे छोटे मैटर के पार्टिकल्स को, टीनी पार्टिकल्स को हम एटम बोलते हैं। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये, कि जो एटम्स है ये इनविजिबल पार्टिकल्स है, इनको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, और किसी भी केमिकल इक्वेशन में, कोई भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन करा लो, ठीक है,
कि ये नहीं है कि आपने आज ही रिएक्शन किया और एटम बन गया, ऐसा नहीं है। जैसे हमने कोई भी रिएक्शन ली, सपोज कि जैसे हमने मैग्नीशियम में क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, तो हमें क्या मिलता है, MgCl2। तो जरूरी नहीं है कि Mg और Cl है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि रिएक्शन होगी तो Mg गायब हो जाएगा या Cl गायब हो जाएगा, दोनों एक साथ रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम एटम को यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ना तो यहाँ हम किसी चीज को ऐड कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसमें क्या बोला है, एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड वन क्या बोला है, जैसे कि कोई भी हमारा हाइड्रोजन है, सपोज हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का हमारा एक और एटम है। अब यहाँ पर ये अगर आइडेंटिकल है, हाइड्रोजन का एक एटम या हाइड्रोजन का दूसरा एटम, इसका मास जो है हमने क्या पढ़ा था, 1U है, और इसका मास भी क्या होगा, हमारा 1U होगा, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि हाइड्रोजन का एक एटम है उसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, दूसरा एटम है उसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होंगी। ठीक है, सबका मास सेम होगा, सबकी प्रॉपर्टीज सेम होगी अगर वो सेम मॉलिक्यूल्स हैं। सारे एटम्स जो होते हैं वो हमारे सेम होते हैं। ठीक है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, सेम होती है। एटम कॉम्बाइंस इन अ रेशियो वेरी स्मॉल होल नंबर फ्रॉम द कंपाउंड। ठीक है, अब इसका मास, जैसे हमारा हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो इसका मास भी अलग होगा और प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी इसकी। ठीक है, ऐसे ही हमने कॉपर लिया तो इन तीनों का मास अलग होगा और तीनों की प्रॉपर्टीज अलग होंगी। ठीक है, अब ये हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, एटम कॉम्बाइन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म ए कंपाउंड। ठीक है, हमारे जो एटम है, अभी हमने पढ़ा कि वो होल नंबर के रेशियो में, जैसे हमने वाटर का देखा था 1:8, ये होल नंबर के रेशियो में ही कंबाइन होंगे। सिमिलरली हम ले NH3, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, N हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 14, और हाइड्रोजन का हम पहले ही पढ़ चुके हैं 1। तो 1+1+1, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 एटम गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 3। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 14:3। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। ये तो वही बात हो गई कि जैसे हमारे पास H2O है, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, ये तो हमारा फिक्स ही रहेगा। ठीक है, ऑक्सीजन का 1 और हाइड्रोजन के 2। ऐसे ही NH3 है तो नाइट्रोजन का 1 और हाइड्रोजन के 3। दो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा फिक्स है कि जितने हाइड्रोजन के एटम है उतने ही रहेंगे, वो चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं व्हाट इज एन एटम, एटम के बारे में। इतनी देर से हम एटम के ही बारे में बात कर रहे थे, तो कैसे हम इसे डिफाइन करेंगे, क्या इसका साइज होता है, क्या सिंबल्स होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। एटम क्या होता है हमारा, एटम इज अ डिफाइनिंग स्ट्रक्चर of an element which cannot be broken by any chemical means। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप यही डेफिनेशन लिखो, जो मैंने लास्ट बताई थी वो भी लिख सकते हो। स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, वो हमारा एटम होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे साइज ऑफ एटम के बारे में। हमारे एटम का साइज क्या होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, अब मान लो कि एक चींटी है, वो खाना लेके जा रही है, चावल का दाना लेके जा रही है। अब जो चावल का दाना है वो तो चींटी से भी छोटा है। ठीक है, अब जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, हमारे कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते।
ठीक है, नेकेड आई से आप नहीं देख सकते, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप आप देखते हो तो उसमें देखते हो कि बहुत सारे बैक्टीरिया है, तो वो क्या होता है, हमारा एटम होता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, एटम आर रिमार्केबली स्मॉल सरपासिंग इजी विजुअलाइजेशन। इसमें पॉइंट्स हैं या मैं लिखवाऊं, एक सेकेंड में चेक कर ले। नहीं है इसमें गिवन ना, आप लिख लो एक बार। एटम आर रिमार्केबली स्मॉल, ये मैं साइज ऑफ एटम के बारे में आपको लिखवा रही हूँ। एक बार और बोल दो। एटम एटम आर रिमार्केबली स्मॉल सरपासिंग इजी विजुअलाइजेशन। रिमार्केबल। एटम स्मॉल रिमार्क। सरपासिंग, यार स्मॉल। क्या बोल रहे हो? मैम लिख दीजिए आप। यस मैम। एटम आर के बाद क्या लिखा है? नहीं पता। PASSING पासिंग। रिमार्किंग ऐसे करके कुछ बोला था आपने। एटम रिमार्किंग। ये गेट ला। Stacking millions of atom results, मैम ये सेकंड पॉइंट है जो आप लिखवा रही हो नीचे। yes, in a layer as thin as the sheet of paper. फिर अब यहाँ पर हम बार बार बात कर रहे हैं कि जो वो बैक्टीरिया है वो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो वो बहुत ही ज्यादा छोटा है। फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये है। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि आपने मिलियंस, 100,000 की बात ही नहीं हो रही, मिलियंस ऑफ एटम ले लिया, उसको कंबाइन कर लिया, कंबाइन करवाने के बाद भी वो पतली शीट ऑफ पेपर की तरह वो बना रहे हैं। तो इतने पतले होते हैं हमारे क्या, एटम्स। अभी तो हम इसके मास की भी बात करने वाले हैं, जब एटम्स इतने छोटे होते हैं तो। ठीक है, तो उसके लिए किस मेजरमेंट टर्म को हम यूज करते हैं, नैनोमीटर। नैनोमीटर कितना होता है हमारा, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 रेज टू पावर 9 नैनोमीटर ना। के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर -9 आएगा। ठीक है, 1 नैनोमीटर कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 रेज टू पावर -9 नैनोमीटर। ठीक है, अब हम इसके कुछ सिंबल्स के बारे में बात करते हैं। जब एटम्स डिस्कवर होने लग गए तो साइंटिस्ट ने सोचा कि हम कुछ सिंबल्स की बात कर लेते हैं। जैसे कॉपर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, जैसे हमें पता है ऑक्सीजन, O लिखते हैं तो पता चल जाता है ऑक्सीजन की बात होती है, K लिखते हैं तो पता चल जाता है हमारे पोटेशियम की बात हो रही है। ठीक है, तो डेल्टल्स ने कुछ इस तरीके के सिंबल्स दिए थे। ठीक है, हाइड्रोजन है तो इस तरीके से दिखाएंगे, और फास्फोरस है तो ऐसे दिखाएंगे, कार्बन है तो उसे ब्लैक दिखा देंगे, ऑक्सीजन है तो उसे खाली
दिखा देंगे। ठीक है, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ क्या हुआ, फिर और एलिमेंट्स आते गए हमारे, और एलिमेंट्स आते गए। तो उन्होंने क्या किया, आगे जाके उन्होंने क्या किया कि नहीं, इनके सिंबल्स हमारे एटम्स और आते जाएंगे, तो हम कितने ऐसे सिंबल्स बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, व्हाट अ मॉडर्न डे ऑफ सिंबल एटम ऑन डिफरेंट एलिमेंट। तो उन्होंने क्या किया, मैनी सिंबल्स ऑफ फर्स्ट लेटर और द फर्स्ट टू लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। फिर उन्होंने क्या किया, हम कार्बन है तो पहला लेटर क्या रख दिया कार्बन के लिए उन्होंने, सी। नाइट्रोजन है तो क्या रख दिया उन्होंने, नाइट्रोजन के लिए एन। कैल्शियम है तो क्या रख दिया उन्होंने, सी ए। ठीक है, एल्युमिनियम है तो उन्होंने क्या रख दिया, एल्युमिनियम के लिए ए एल। ठीक है, क्लोरीन है ऐसे ही, तो क्लोरीन के लिए क्या रख दिया, सी एल। मैग्नीशियम के लिए एम जी। एम। तो ये को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सारे याद हो जाएंगे। द सिंबल ऑफ मैम एल सिल्वर के लिए एजी क्यों है? फ्रॉम एजी फर्स्ट लेटर एंड द नेम लेटर अपीयरिंग इन द नेम। अब जैसे हम बोलते हैं क्लोरीन, क्या कह रहे हो, किसी ने कुछ पूछा। मैम सिल्वर के लिए एजी क्यों है? आंटी गेट लगा। मैं बता रही हूँ, वही चीज मैं आपको बता रही हूँ। जैसे क्लोरीन है, क के बाद ल की साउंड आती है, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा सी एल। ठीक है, मैग्नीशियम है म ग, तो ये क्या आ गया हमारा एम जी। ठीक है, अब यहाँ पर एच छोड़कर सी एल हो गया, ए छोड़ के एम जी हो गया। अब आगे आ गया हमारे पास कुछ एलिमेंट्स के बारे में। यहाँ पर देखो, सोडियम का हम क्या बोलेंगे, सोडियम का सपोज हम क्या बोलते हैं, एन ए। सोडियम को एन ए क्यों बोलते हैं, और पोटेशियम को के। अब इसमें तो दूर दूर तक एन ए नहीं है और इसमें के नहीं है, तो ये क्या है, इट इज ड्राइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड जर्मन फॉर्म। ठीक है, ये जैसे जर्मन का होता है, जैसे हमने सोडियम का मान लिया कि क्या होता है, सोडियम नेट्रियम, इसका नाम क्या होता है हमारा, जर्मन नेम क्या होता है हमारा, नेट्रियम। तो इसका नाम रख दिया हमने एन ए। ठीक है, ऐसी पोटेशियम का क्या होता है हमारा, कैलियम, तो इसका नाम रख दिया हमने के। ठीक है, जैसे अभी आपने सिल्वर का पूछा था, सिल्वर का एजी होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, आर्गेस्ट्रन, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, एजी। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें याद करनी होगी। ओके, अब हम कुछ एनसीईआरटी बुक के आपके टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपके ए अल्फाबेट के बारे में हम आज बात करेंगे, गिवन है इसमें। ऐसे ही आप इनको याद कर सकते हो। ठीक है, थोड़े थोड़े करके, पहले ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले, इनकी भी कुछ ट्रिक होती है फर्दर, आप वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे जब आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए मिलेगा। ठीक है, जैसे जैसे चीजें आएंगी, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, वो हम बाकी आगे पढ़ लेंगे। अब हम बात करेंगे एटॉमिक मास के बारे में। हाइड्रोजन का जैसे हमने बात किया कि हाइड्रोजन का हमारा 1 U होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो ये एटॉमिक मास क्या है, द टोटल मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन द एटम और इन अ ग्रुप ऑफ एटम ऑफ द एवरेज मास। ठीक है, अब हमें पता है कि एटम जो है हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, उसमें भी हम किसकी बात कर रहे हैं, जैसे जो भी हमारा उसके आसपास जो हमारे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स घूम रहे हैं। ठीक है, आगे समझ में। अब जैसे जो मास होता है हमारे एटॉमिक पार्टिकल्स का, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, किसी भी एटॉमिक पार्टिकल का जो मास होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। मास। क्लियर है इतना, अभी तक यस किसी मैम। को कोई डाउट तो नहीं है किसी भी टॉपिक में, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। अब अब ये कॉमनली एक्सप्रेस किससे करते हैं हम, इससे इंटरनेशनल, इसका जो आईयूपीएक ने
आईयूपीए एक नेम होता है, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं? आईयूपीएसी से, है ना। एटॉमिक मास जो है इसका आईयूपीए नेम लिखने के लिए आ जाता है कभी कभी, इसको किससे डिनोट करते हैं? आईयूपीए से। तो आईयूपीए की फुल फॉर्म क्या होती है? आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या होती है, बता सकते हो? ये आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आईयूपीएसी, इसे क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल